You know very well, organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprises and establishing authority relationship among them. As well as we discuss the process of organizing, which includes four steps in it. The first step is identification and division of work. Second, departmentalization. Number third, assignment of duties. And number four, establishing reporting relationship. As well as we discussed the different organizational structure. Organizational structure defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. You know, for the organizing process, there must be a identifying and grouping the work to be performed, as well as defining and delegating responsibility and authority are also important for the process of organizing. So for the organizing process, not only important is identifying and grouping of the work, as well as the defining and delegating responsibility and authority is also important for it. So now today we will discuss what is the meaning of delegating responsibility and authority. जैसा आप जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी उसके पीपल होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर होती हैं, उनके बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है. क्योंकि किसी भी इंसान को अगर हम कोई वर्क देते हैं तो उसके साथ साथ उसको कोई अथॉरिटी भी देते हैं. वर्क मीन्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने अपने आप प्रोडक्शन मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एवरी डे 100 यूनिट्स उसे प्रोड्यूस करना है, बट उसे रॉ मटेरियल यूज़ करने का अथॉरिटी नहीं दी गई. सो आप ये सोचिए कि क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो वर्क प्रोडक्शन मैनेजर को दिया है, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? इसलिए नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल यूज़ करने का अधिकार ही नहीं मिला है, अथॉरिटी नहीं मिली है. यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली है लेकिन अथॉरिटी नहीं मिली. सो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ड्यूटीज़ को ईज़िली परफॉर्म कर सके, टाइम पे कंप्लीट कर सके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी ज़रूरी होती है. और अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही डेलीगेशन कहलाता है. लेट वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. व्हाट इज़ डेलीगेशन? It refers to the downward transfer of authority from the superior to subordinates. It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priorities activities. Yes, अगर हमें प्रोडक्शन मैनेजर से पर डे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कराना है तो हमें उसे ये अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. कि किसको अथॉरिटी? टॉप लेवल मैनेजमेंट को, प्रोडक्शन मैनेजर को ये अथॉरिटी देनी होगी कि आप रॉ मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? डेलीगेशन मीन्स डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, उससे ऊपर कौन वर्क करेगा? जाहिर सी बात है, डायरेक्टर वर्क करेगा. तो अगर डायरेक्टर को प्रोडक्शन मैनेजर से काम करवाना है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी होगी. यानी अथॉरिटी दो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो अथॉरिटी भी चाहिए. सो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? डेलीगेशन मीन्स डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसी की हेल्प से मैनेजर अपने वर्क को अपनी प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है. इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड डेवलप्स इनिशिएटिव. हाउएवर द अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क रेस्ट ऑन द मैनेजर. अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सुपीरियर कैन बी टेकन बैक एंड रेडिग्रेटेड टू अनदर. यस,
ये जो सेकेंड पैराग्राफ है इसमें कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन हम अपने सबऑर्डिनेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एक पहचान दिलाते हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप करते हैं। इनिशिएटिव मतलब किसी काम को नए तरीके से करने के लिए। मैंने उनको अथॉरिटी दे दिया कि पर डे तुम्हें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, मैंने उनको ये नहीं सिखाया कैसे करना है। अब आप रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कम यूज़ कर रहे हो, ये बाद में रिजल्ट में आएगा। तो आप रिकॉग्नाइज तो हो रहे हो, एज वेल एज आप इनिशिएटिव भी लेकर आओगे। एज वेल एज मैनेजर्स की अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी जब आपको कोई अथॉरिटी मिलती है, तो मैंने आपको अथॉरिटी दिया कि आप रॉ मटेरियल को यूज़ करोगे, आपकी ड्यूटी क्या है 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना कि आप उस अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं करेंगे, आप उस अथॉरिटी को प्रॉपरली यूज़ करेंगे। सो अथॉरिटी क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है उसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में हेल्प करती है, एज वेल एज उसको रिकॉग्नाइजेशन दिलाती है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप करती है। लेट्स वी टेक द फ्यू डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन अकॉर्डिंग टू लुइस एलन। Delegation is a process a manager follows in dividing the work assigned to him so that he perform that part only. He, because of his unique organizational placement, can perform effectively and so that he can get other to help with what remains. Yes. And according to Theo Hanneman, delegation of authority means merely the granting of authority to subordinate to operate within prescribed limits. Yes. आपको अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देना ताकि वो अपने काम को कर सके एक लिमिट के अंदर। यानी अथॉरिटी जहां आपको कुछ अधिकार देती है, वहीं साथ ही साथ आपके लिए एक लाइन भी ड्रॉ करती है, एक लिमिटेशन भी ड्रॉ करती है कि आपको उस लिमिटेशन के अंदर रह के ही अपने वर्क को परफॉर्म करना है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने को बोला गया, तो मैंने उसको अथॉरिटी दे दी कि आप रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, हमारे यहाँ के वर्कर को यूज़ कर सकते हो, और मैंने सर्टिफाइड कर दिया कि आप 10 वर्कर को यूज़ कर सकते हो पर डे, और 1000 kg रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो 100 यूनिट प्रोडक्ट्स करने के लिए। तो मैंने उसकी एक लिमिट लगा ली अथॉरिटी के साथ साथ, यानी उसे 10 वर्कर के साथ मिलकर 1000 kg रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। So it is a very important definition given by the Theo Hanneman. इनके अकॉर्डिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट अपनी अथॉरिटी को यूज़ करें और अपने काम को कंप्लीट करें विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट भी डिसाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन। सो हम लोगों ने देखा कि आफ्टर द डिस्कसिंग द डेलीगेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन or downward transfer of authority from a superior to subordinates. Now we will move to the 3 important elements of delegation, because delegation जो भी बनता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। The first one is authority, second one is responsibility, and third one is accountability. So what is authority? The term authority implies the right of an individual to take decision and to command his subordinates. What is authority? Authority implies that the right of an individual to take decision and to command his subordinate. यानी with the help of authority से क्या आता है, इंडिविजुअल्स को ये राइट मिलता है, राइट मतलब अधिकार मिलता है कि वो डिसीजन ले सकता है, एज वेल एज कमांड हिज कोऑर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट्स, मतलब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर भी दे सकता है। The concept of authority arises from the position in the scalar chain, which is highest at the top and declines as we move down the hierarchy. Thus, it follows top to bottom. Yes, when you saw that the levels of management, top level management, middle level of management and supervisory level of management. तो जो authority का distribution होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। टॉप लेवल के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उससे कम अथॉरिटी मिडिल लेवल के पास होती है, और उससे भी कम अथॉरिटी जो होती है सुपरवाइजरी लेवल के पास होती है। सो अथॉरिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है।
और सबसे अच्छी डेफिनेशन दी हुई है अथॉरिटी की, अथॉरिटी मीन्स राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स. ओके, एंड इट्स फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बिकॉज पहली बात इसलिए है कि इसका फ्लो टॉप टू बॉटम इसलिए होता है क्योंकि अथॉरिटी का जो जन्म होता है, जो ओरिजिन होता है, वो टॉप पे होता है. टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है. फिर वो अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने मिडिल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं. फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने काम को पूरा करने के लिए लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, जिसमें सुपरवाइजरी लेवल होता है, वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करता है. इज दैट ओके? सो व्हाट इज़ द आइडियल डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल पावर टू टेक डिसीजन. यानी कोई भी पावर जो राइट जो कि इंस्टीट्यूशन आपको देता है ताकि उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सको, अपने सबऑर्डिनेट्स से वर्क करा सको, उनको कमांड दे सको. नाउ वी विल मूव टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी. It arises from a superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him. Thus, it flows upward. That is, the subordinate is always responsible to his superior, granting authority necessary to create responsibility and facilitate its fulfillment. Yes, responsibility का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व. आपने सुना होगा, आप अपने पापा के सभी कामों के लिए उत्तरदायी हैं कि नहीं है? ये बहुत बेसिक लाइन है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी ये होता है, आपका जो कंपनी में बॉस होगा, बॉस आपको जो वर्क देगा, वर्क के साथ साथ आपको अथॉरिटी देगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आप अपने बॉस को उस काम को करके दें, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब. सो व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी. यानी जब आपको आपका सुपीरियर या आपका बॉस आपको कोई वर्क देता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी. एंड ये जो रिलेशनशिप होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से आती है. एज वेल एज यू नो, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई वर्क देता है तो ही इज़ बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम. वो बाउंड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, तो हमारे जो बॉस थे, दैट इज़ द प्रिंसिपल मैम, उनको किसी से ऑर्डर मिला होगा, सपोज डायरेक्टर से मिला होगा, जो भी वॉटेवर, तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया एंड देयर आफ्टर उन्होंने किसको ऑर्डर दिया? हम लोगों को ऑर्डर दिया. तो हम लोग क्या है? प्रिंसिपल मैम के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल. Because we have a responsibility. What is the meaning of responsibility? Obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. As well as मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि यू आर बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाई टीचर्स. और ये क्यों हो रहा है? टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप के कारण. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यू नो, ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टूडेंट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी. आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इस सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख रहे हो. और अगर मैं बात करूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो क्या होता है, यू नो व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ अथॉरिटी? टॉप टू बॉटम. क्योंकि ऊपर से अथॉरिटी की क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे से. जो नीचे वाला बंदा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सुपीरियर के लिए. फिर सुपीरियर किसके लिए होता है? जैसे ऐसे आप लगा सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिडिल लेवल किसके लिए होता है? टॉप लेवल के लिए. तो अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, वेयर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, दैट इज फ्लोज अपवर्ड. बिकॉज यू नो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. ओके, ये जो तीसरा वर्ड है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा. व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? व्हाट इज अथॉरिटी? इंस्टीट्यूशनल पावर टू टेक डिसीजन एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑब्लिगेशन टू properly perform the assigned duty, because
subordinate is bound to perform the duty assigned to him. And what is accountability? Accountability means answerable for the final outcome. काम पूरा होना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसका आउटकम होना भी चाहिए. So the responsible person is also answerable for the final outcome. Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability. It is the obligation to carry out responsibility and exercise authority. It flows upward as a subordinate will be accountable to his superior, generally enforced through the regular feedback. To sum up, we can say that the process of delegation starts with the assignment of duties, followed by giving necessary authority, and once the authority is given, superior creates accountability for the subordinates. अब ये बात फंसा देती है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए. फॉर द सबऑर्डिनेट्स, और ईजिली समझाते हैं. हाउएवर द इफेक्टिव डेलीगेशन authority granted must commiserate with responsibility that is equal and not more than less authority must be given, as more authority will lead to misuse, whereas a lower grant of authority will make the person ineffective to perform the assigned job. What is the first line of the accountability? Accountability is the answerable for the final outcome. हिंदी में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही. जब आपको कोई वर्क मिलता है, ओके, वर्क के साथ साथ आपको क्या मिलती है? प्रॉपर अथॉरिटी मिलती है. जब एक बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी मिल गई, तो इसका मतलब है कि यू आर द आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. ओके, इतना क्लियर हुआ व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी अराइजेज आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब किसी बंदे को कोई वर्क पोजीशन पे रखा जाता है, तो वर्क पोजीशन पे रखा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए मैंने उसको क्या दे दिया? अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी दे दी. अब वो नहीं कह सकता ना कि वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता. उसको तो अथॉरिटी भी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई. तो जैसे ही बंदे को प्रॉपर अथॉरिटी मिल गई, सो ही बिकम्स अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस वर्क. ओके, एनी डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा. आपको ये चीज़ बता दें कि इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज. इट फ्लोज द अपवर्ड एज सबऑर्डिनेट विल अकाउंटेबल टू सुपीरियर, जनरली एनफोर्स्ड. ये लाइन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट. और एक चीज़ और है, क्योंकि इस लाइन में आपको ये दिख रहा होगा ये चीज़. ऐसे तो मैंने काफ़ी कम एक्सप्लेनेशन लिया है, वैसे भी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. अगर हम एक बात करें एक लाइन में डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स इंस्टीट्यूशनल राइट, इंस्टीट्यूशनल पावर टू टेक डिसीजन एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स. ओके, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, and accountability answerable for the final outcome. ओके, अब जैसे आप मेरे यहाँ एज अ प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपको पता है कि प्रोडक्शन मैनेजर की क्या ड्यूटी है. आप आ गए हमारे यहाँ जॉब लेने, तो मैंने आपको क्या कर दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई. देखते हैं जब भी कोई बड़े बड़े पॉलिटिक्स नेता लोग जब भी कोई लेते हैं, कोई पद संभालते हैं, कोई पोस्ट लेते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली संविधान की कि मैं ... इस संविधान की शपथ लेता हूँ, वॉटएवर, कि मैं ऐसे कुछ ओथ लेते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. और जैसे ही आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए आपको क्या मिलता है? सर, अथॉरिटी मिलती है. तो जब किसी बंदे को अथॉरिटी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो उस वर्क से आने वाले फाइनल आउटकम को
फाइनल आउटकम, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके लिए आंसरेबल कौन होगा? सर वही होगा ना जिसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने एक बंदे को प्रोडक्शन मैनेजर एज ए रखा, तो उसको तो पता है कि ना मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मैंने उसको प्रोडक्शन मैनेजर दे दिया, वो आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसको मैंने रॉ मटेरियल यूज़ करने का अधिकार दे दिया, आपने अथॉरिटी दे दी, 10-15 सबऑर्डिनेट्स उसको दे दिए, ताकि वर्कर दे दिए ताकि वो अपना ईजिली प्रोडक्शन कर सकें। अब अगर अब भी वो रिफ्यूज़ करेगा अपनी ड्यूटी को तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ही इज़ अकाउंटेबल, ही इज़ आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। एंड इसमें एक लाइन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग दी है, वंस अथॉरिटी हैज़ बिन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड। जब कोई एक बंदा को अथॉरिटी मिल जाती है, दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वन कैन नॉट बी डेनी अकाउंटेबिलिटी, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस पूरे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं इस पैराग्राफ से। टू सम अप वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, जो डेलीगेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हम क्या देते हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इन द स्टेप नंबर 3 ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ देते हैं, फॉलोड बाय गिविंग नेसेसरी अथॉरिटी। देर आफ्टर क्या देते हैं उसको? एक नेसेसरी अथॉरिटी देते हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। एंड वंस द अथॉरिटी इज़ गिवन द सुपीरियर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द सबऑर्डिनेट्स। और जैसे ही उसको अथॉरिटी मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिक वो बंदा उस काम के लिए अकाउंटेबल हो जाता है। ओके, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो आपने स्टेप नंबर 3 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा है। व्हाट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मीन्स each job is allocated to an individual according to his knowledge and skill. There should be a proper match between the nature of job and ability of individual. किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी और उस जॉब के नेचर, उसके स्किल एंड नॉलेज के बेसिस पे हम उसको एक ड्यूटी दे देते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए तो कहेगा सर मुझे अथॉरिटी दे दो, अथॉरिटी दे दिया। अब अथॉरिटी मिल गई तो कहेगा काम नहीं कर पाएंगे हम, या 1 महीने बाद कहेगा कि नहीं हमसे काम नहीं हो पा रहा है, या जो प्रीवियस 1 महीने के लिए वो उस काम के लिए था तो वही ना जवाबदेही होगा, वही ना अकाउंटेबल होगा। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गया होगा। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। एक एक लाइन की डेफिनेशन। अथॉरिटी मीन्स इंस्टीट्यूशनल पावर टू टेक डिसीजन एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म his job and he is bound to yes perform the duty assigned to him. And what is accountability? Accountability means answerable for the final outcome. Okay, once the authority delegated, okay, superior worker cannot deny accountability. ये तीनों लाइन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा एक बार रिवाइंड करके। once the authority has been delegated, responsibility accepted, one cannot deny accountability। ये लाइन आपकी कॉपी में दिया हुआ। एंड हमने ये भी पढ़ा कि तीनों टर्म में सबसे पहले बंदे को क्या देते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, फिर अथॉरिटी देते हैं, और जैसे ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तो बंदा उस काम के लिए अकाउंटेबल हो जाता है, वो वर्कर अकाउंटेबल हो जाता है। नाउ वी विल द अनदर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आपने देखा डेलीगेशन का क्या इफेक्ट हुआ हमारे पूरे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। जैसे ही डेलीगेशन की बात आती है तो मैंने एक रिलेशनशिप स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये भी हम आपको समझा देते हैं। आपने जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है उसमें आपने पहला प्रोसेस पढ़ा है, पहला स्टेप पढ़ा है
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, जो आप पहले से पढ़ते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हम अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या करना है, फिर काम को बांट देना छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि काम और ईजी दिखने लगे। फिर जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क हैं उनको ग्रुप कर देना, दैट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था अलग से। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स व्हाट? सिमिलर एक्टिविटी are grouped together, activities which are similar nature are grouped together, that is known as departmentalization. And departmentalization can be created on the basis of functional and divisional. इतना समझ में आ गया आप? और उसी के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाया, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। स्टेप 3 के लिए पढ़ाया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो जब हम ड्यूटीज़ असाइन करेंगे तो ड्यूटीज़ को असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। ड्यूटी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे। फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उस काम के लिए अकाउंटेबल हो जाएगा। तो जो मैं अलग से ऑर्गेनाइजिंग के अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दे आर रिलेटेड टू योर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जब ये पूरे चीज़ें आप पढ़ लेंगे देन यू ईज़िली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, इससे पहले वाला जो वीडियो था विच आर रिलेटेड टू द स्टेप 2, you know very well कि first of all we identify a division of the work and thereafter all activities which are similar in nature which are grouped together, which is called departmentalization. And departmentalization can be made on the basis of function or division. And thereafter the third step, assignment of duties. Under the assignment of duties, first of all we provide the responsibility, provide the duties to the employees. Thereafter we provide the authority and thereafter they becomes accountable for their job. And इसके बाद क्या होता है, स्टेप 4 होता है। जैसे ही मैं ड्यूटी देता हूँ, अथॉरिटी देता हूँ, अकाउंटेबिलिटी बनती है, तभी जाकर बनता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, द स्टेप नंबर 4। तब तक स्टेप नंबर 4 पे नहीं पहुँच सकते जब तक आप ड्यूटी के साथ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डिसाइड ना करें। और जैसे ही कोई बंदा किस काम के लिए अकाउंटेबल है, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास क्या अथॉरिटी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, ये सब डिसाइड नहीं करते, तब तक डिफरेंट पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकती। सो जो हम लोग आज 2 दिन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। So what is the importance of delegation? First one is effective management. Yes, जब आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एकदम क्लियर रहेगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको किससे ऑर्डर लेना है, फंक्शन शुड बी क्लियर, तो आई होप वहाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, डेलीगेशन जो होता है एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो अपने काम को इनिशिएट कर सकें, डेवलप कर सकें, और उनको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है एम्प्लॉयज़ में, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम लोग ने शुरू में डिस्कस किया था डेलीगेशन में। ये लाइन आपको याद होगी। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज दैट सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड डेवलप इनिशिएटिव। सो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलप ही तो होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यस, जब हम एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको इनिशिएट करते हैं, देन वी बिकम्स मोटिवेट्स पीपल। एंड आपको मैं बता दूं कि कभी कभी किसी इंसान को जो काम सैलरी नहीं कर पाती, जो काम उसको वेजेस नहीं कर पाता, जो काम उसको परक्यूजिट नहीं करा पाता, वो काम उसको मोटिवेशन करा देता है। जैसे अभी आप ही लोगों में से मैं किसी के ऊपर भरोसा जताऊँ कि तुम ये काम कर सकते हो, तो आप इनहेरेंट मोटिवेट हो जाएंगे कि यस सर ने मेरे पर भरोसा जताया। सो यू विल गिव योर बेस्ट, आप कोशिश करोगे कि आप अपना बेस्ट दो। द नेक्स्ट वन, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। यस, विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन वी ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द न्यू एम्प्लॉयज़ एंड दे बिकम्स द एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। सो इसके हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की ग्रो करते हैं, उनको एक्सपीरियंस बनाते हैं। जैसे उन्हें अभी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का
अथॉरिटी दे दिए, वो उस काम को सीख गए, फिर हम दूसरे काम के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। सो जब भी आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई रहेगा, एम्प्लॉय ग्रो करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रो अप होगा। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यस it is very important for the management hierarchy. Delegation of authority is the established superior subordinate relationship. ये मैं बात कर रहा था ना, स्टेप 4 देखिए आप ही क्या कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसीलिए किया जाता है। जो स्टेप 3 होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड डेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, जिससे मैनेजमेंट हायरार्की प्रोवाइड हो सके कि हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ड्यूटीज़ एंड पावर क्लियर हो जाती है, एज वेल एज बेटर कोऑर्डिनेशन। यस, विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये चीज़ क्लियर होती है कि किसके पास कितना अथॉरिटी है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन अकाउंटेबल है उस काम के लिए। सो इन दिस सिचुएशन कोऑर्डिनेशन विल बिकम्स इफेक्टिव, क्योंकि जब हम किसी की पावर, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिनेट होती है, देन इन सिचुएशन में हमें कोऑर्डिनेशन करने में काफ़ी ईजी होता है। एंड दिस हेल्प ओवरलैपिंग इम्प्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे किसी काम को, जैसे मुझे पता है कि रॉ मटेरियल यूज़ करने का डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स के पास है, तो क्या हम कंफ्यूज रहेंगे उस काम को करने के लिए? हमें जाके मिस्टर एक्स से मिलना होगा अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए। फलाना डिपार्टमेंट का हेड कौन है, फलाना है, तो उससे जाकर हम मिलेंगे, अपनी बात करें। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन घूमते रहेंगे और रॉ मटेरियल की परमिशन मांगते रहेंगे। ओके, सो अगर ये क्लियर है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जैसे मैं एक कंपनी में गया नया नया जॉब करने, वहाँ मुझे पता ही नहीं कि मुझे किससे पूछना है, क्या करना है। ठीक है, कोई एक बंदा आया, कहा ये कर लो, दूसरा बंदा आया, ये कर लो, तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मेरा उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द few importance of delegation, but according to me delegation is a very important part of the organization, because without the delegation of authority, without the delegation process, we cannot be follow the step number 3 and 4 of the organizing process. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप 3 या स्टेप 4 क्लियर करना है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी should be important. Whole delegation process is very important, and the most important things related to this topic is that effective delegation. What is effective delegation? ये मैंने आपके लिए लास्ट में पावर कैप्सूल के रूप में यूज़ किया है इस चैप्टर को यूज़ करने, इस चैप्टर को समराइज करने के लिए। फॉर द इफेक्टिव डेलीगेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का जो बैलेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, अगर अथॉरिटी ज़्यादा होती है तो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ होता है, अथॉरिटी कम होता है तो बंदा उस काम को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाता है, या वो बंदा इनफेक्टिव हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन मैनेजर से 100 यूनिट तुम्हें डेली प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसे 500 kg रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, और मुझे पता है कि सिर्फ उससे 50 यूनिट ही प्रोड्यूस हो पाएगा, तो क्या वो अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा? नहीं, सर उसको 2 दिन लगेंगे 100 यूनिट्स बनाने। सो फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट देयर शुड बी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, there must be equal between the authority and responsibility. More authority will lead misuse. Lower authority will make the person ineffective to perform the assigned job. So I hope आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, and this topic is related to the organizing process, step 3rd and step 4, that is delegation. There are basically 3 parts of the delegation. The first one, authority, responsibility and accountability. And for the delegation process, in the delegation process, first we provide the responsibility to the person. Thereafter we provide a sufficient authority for perform their job, and the employees becomes the accountable for their jobs. And at the last
In this video, we discussed the importance of delegation. With the help of delegation, management becomes effective. It helps employees development, and with the help of delegation of authority, employee becomes motivate and his morale becomes high. For the company, it is a facilitation of growth, basis for management hierarchy, and helps to create better coordination. So आज के लिए इतना ही. If you have any kind of doubt regarding this topic, please ask me in the WhatsApp group. Thank you. Thanks a lot.